नमस्कार। जलवायु विज्ञान में जो अगला टॉपिक हमारे अध्ययन का रहेगा वो है सूर्यातप यानी इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आने वाला विकिरण, और उसे हम सूर्यातप कहते हैं। सौर्य ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील या 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती सौर्यक ऊर्जा को सौर्यक विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल, जो कि वायुमंडल की ऊपरी जो परत है वहां इसे देखा जाता है कि पृथ्वी की सतह का मतलब यहाँ पे पृथ्वी का धरातल नहीं है, ऊपरी भाग वायुमंडल का के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर होती है। उसकी मात्रा जो है वो एक जैसी मिलेगी हमें, और उसे हम कहते हैं सौर्यक स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट। ये कितना होता है? ये होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी। 2 ग्राम कैलोरी होता है ये। इसे हम कहते हैं सौर्यक स्थिरांक, या इसको मापने की एक यूनिट है जिसे लेंजली कहा जाता है। तो ये हो गया 2 लेंजली, 2 लेंजली। तो यदि पूछा जाए कि सौर्यक स्थिरांक कितना है तो ये होगा करीब 2 लेंजली। यदि एग्जैक्ट पूछते हैं तो वो होगा 1.94 लेंजली। ध्यान रखें इस बात का। ये सूर्यातप है, विश्व का मानचित्र है जिसमें वितरण दिखाया है सूर्यातप का। दिसंबर का महीना है, इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है जो वो बिल्कुल ऊपर है, तो वहां का जो सौर्यक स्थिरांक या इंसोलेशन होगा वो ज्यादा होगा। और ठीक इसके विपरीत जून का जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो ये देखिए सबसे ज्यादा इन भागों में हमें देखने को मिलता है इंसोलेशन या सूर्यातप। ये वितरण है सूर्यातप का। सूर्यातप जो है या सूर्य का विकिरण जो है रेडिएशन, वो हमें किस रूप में मिलता है? ये हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मिलता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो इस प्रकार का होता है। ये स्पेक्ट्रम है, ये इसकी वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ का मतलब कि किसी भी ग्राफ के ऊपर आप यदि इस प्रकार से बनाते हैं तो ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो दूरी है इसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो वेवलेंथ यदि ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अप एंड डाउन। तो यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ये वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और आप देख सकते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये स्पेक्ट्रम है जो विकिरण हमारे पास आता है, इसका एक भाग जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, वो कौन सा भाग है? वो है 0.4 म्यू से लेकर 0.7 म्यू जो यूनिट है। और ये विजिबल लाइट है जो हमें दिखती है, इसके अलग कलर होते हैं जिसे हम सामान्य रूप से विबग्योर के रूप में देखते हैं। विबग्योर यदि आपने विज्ञान में पढ़ा हो तो विबग्योर कहा जाता है इसे। विबग्योर का यहां मतलब होता है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये विबग्योर इसको इस हिसाब से कहा जाता है। तो सब कम यदि वेवलेंथ है तो वो वॉयलेट की है, और ज्यादा वेवलेंथ है तो वो रेड की है। ये वाली ये कम है। और इससे भी जो कम वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं वो सबसे कम कॉस्मिक रेज होती हैं, फिर गामा रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं, फिर अल्ट्रावायलेट। और इससे ज्यादा जिनकी वेवलेंथ है वो कौन कौन सी है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स,
टीवी एफएम रेडियो, एएम रेडियो और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार से ये पूरा स्पेक्ट्रम है जो विकिरण हमें सूर्य से प्राप्त होता है उसका। सूर्य के वितरण को, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप एक समान नहीं पाया जाता। किन्हीं स्थानों पे ये ज्यादा मात्रा में आता है और उसका प्रभाव टेम्परेचर के रूप में होता है, और कुछ स्थानों पर ये कम पहुंच पाता है। क्या कारक है? देखिए, नंबर एक कारक है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वैसे ही सूर्यातप कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। सीधी किरणों को वायुमंडल की पतली परत को पार करना पड़ता है। पहली बात तो कि मान लो कि ये धरातल है, ये पूरा वायुमंडल है, तो तिरछी किरणें हैं उनको पूरा ज्यादा वायुमंडल क्रॉस करना है, और ये सीधी किरण है तो इसको कम वायुमंडल क्रॉस करना है। तो जो परावर्तन और जो प्रकीर्णन की क्रिया है वो सीधी किरण के रूप में वायुमंडल में कम होगी, तो ज्यादा सूर्य तक धरातल पे पहुंचेगा। जबकि तिरछी जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल की मोटी परत को पार करते हैं, समय अधिक दूरी तय करनी पड़ती है उनको, तब समय भी और दूरी भी अधिक तय करनी पड़ती है। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र हैं वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां सूर्य तप ज्यादा पहुंचता है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सूर्य की किरणें हैं, ये सीधी आ रही हैं, ये तिरछी आ रही है, इनका एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 डिग्री है। नीचे धरातल पे भी ये जो सीधी किरण आ रही है इसको कम क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ रहा है, और इस वाली को ज्यादा क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किरण जो है ज्यादा क्षेत्रफल को गर्म करेगी, ये कम को करेगी, तो ये ज्यादा तापमान देगी और ये कम दे पाएगी। इसको इस तरह देख सकते हैं आप, सूर्य की किरण सीधी आ रही है तो कम क्षेत्रफल है, मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा इसको, सबसे ज्यादा विकिरण यहां मिलेगा। और थोड़ी तिरछी हुई, विकिरण की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ गया, और तिरछी हुई तो एरिया और बढ़ गया, तो कम से कम विकिरण यहां पहुंच पाएगा। इसको देख सकते हैं आप, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होता जाता है वैसे वैसे विकिरण की मात्रा कम होती जाती है, सरफेस एरिया जो कवर होता है वो भी बढ़ता जाता है, तो विकिरण कम मिलेगा वहां पे। दूसरा कारण है दिन की अवधि। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से मिलता है हमें ये विकिरण, इसलिए सिंपल बात है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए, पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। दो स्थितियां आती हैं। एक, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम पोजीशन पे हो, जिसे हम कहते हैं उपसौर या पेरीहेलियन, यानी जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो, सबसे निकटतम स्थिति में हो। ये पी देखिए, पी का मतलब पास, तो उपसौर की जो स्थिति है वो है पास की स्थिति। और अधिकतम दूरी पे हो, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे हो, उसको कहते हैं अपशोर, एपीहेलियन। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। ये दूरियां, क्योंकि सामान्य दूरी यदि हम देखें पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है वो करीब 150 मिलियन किलोमीटर है। निकटतम है वो 147 मिलियन किलोमीटर है, और अधिकतम है वो 152 मिलियन किलोमीटर है। ये देखिए, जुलाई में एपीहेलियन की स्थिति बनती है 152 मिलियन किलोमीटर, और जनवरी में पेरीहेलियन यानी पास, मैंने बताया पी का मतलब पास, तो 147 मिलियन किलोमीटर। चौथा कारक है वो है सौर कलंक। सौर कलंक का मतलब सूर्य के तल पर धब्बे जो होते हैं उनको सौर कलंक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी सूर्य के सरफेस के आसपास जो रिएक्शन है, जो क्रिया है, विभिन्न जो वहां पे मौजूद गैसेस की क्रिया है वो तेज हो जाती है, तो सौर कलंक की मात्रा बढ़ जाती है। और जब रिएक्शन तेज होता है तो सूर्य तप भी बढ़ता है, यानी विकिरण तेजी से निकलता है वहां से। तो ये संख्या लगातार ये चक्रीय प्रक्रिया है, हर 11 साल में ऐसा होता है
उनकी सौर कलंक की जो संख्या है वो कम होती है और बढ़ती है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक चक्र है। तो जब सौर कलंक की मात्रा ज्यादा होगी तो विकिरण ज्यादा होगा, और ये कम होगी तो विकिरण कम होगा। फिर पांचवा है वायुमंडल का प्रभाव। सूर्य की किरणों को वायुमंडल की मोटी परत से गुजरना पड़ता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है या अवशोषण हो जाता है। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को, और जब ये सरफेस पे पहुंचती है, जब सौर विकिरण जो है वो सरफेस पे पहुंचता है, सूर्य की किरणें, तो ये पृथ्वी के धरातल से परावर्तित होती है, वापस जाती है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो जितना भाग इस विकिरण का वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है उसे कहा जाता है अल्बिडो। अल्बिडो कहा जाता है। सामान्य तौर पर या औसत रूप से देखें तो पृथ्वी का जो अल्बिडो है वो है 30%। यानी औसत रूप से सूर्य का जो विकिरण पृथ्वी के धरातल पे आता है उसका 30% वापिस रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये औसत एल्बिडो है पृथ्वी का। कितना है? यह है 30%। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? 30। और जिस सरफेस के ऊपर सूर्य विकिरण आके टकराता है और वापस परावर्तित होता है, उस सरफेस पे डिपेंड करता है वहां का एल्बिडो। जैसे बर्फ है तो एल्बिडो अलग होगा, जल है तो अलग होगा, घास है तो अलग होगा, पहाड़ है तो अलग होगा, जंगल है तो अलग होगा। ये इस प्रकार से बदलता है। ये एक हमने एक टेबल है जिसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो अल्बिडो होगा वो होगा ताजा बर्फ का, फ्रेश स्नो। वो है 80 से 90%। यानी जो ताजा बर्फ है उसके ऊपर जितना भी विकिरण आके गिरता है उसका 95% तक वापस हो जाता है परावर्तित। थिक क्लाउड्स हैं, गहरे बादल हैं, उनका परावर्तन होता है 70 से 80। वाटर है 50 से 80, जब सूर्य बिल्कुल नजदीक हो होराइजन के। ओल्ड स्नो है, पुरानी बर्फ है, तो 50 से 60। इस प्रकार से ये कम होता जाता है। थिन क्लाउड, ड्राई सॉइल, सूखी यदि मिट्टी है तो 20 से 25, और गीली मिट्टी है तो सिर्फ 15 से 25, क्योंकि वो शायद अवशोषित भी करती है गीली मिट्टी। फिर डिसीडियस फॉरेस्ट है, डार्क सॉइल है, एसफाल्ट है, क्रॉप्स हैं वो 10 से 15, 10 से 25। कॉनिफोरस फॉरेस्ट है वो 10 से 15 भाग को परावर्तित करते हैं। और वाटर, सूर्य जब जेनिथ के पास हो तो वो सिर्फ 3 से 5% भाग को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। इसके द्वारा भी हमने इसे समझने की कोशिश की। नीचे आप देखेंगे तो फॉरेस्ट, सोयल ये नीचे हैं। ये अल्बिडो कहलाता है। अलग अलग ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सब सर्वाधिक अल्बिडो किसका है निम्न में से, तो कोई भी ऑप्शन दे दें आपको 4, थोड़ा ध्यान रखें आप। फिर एक होता है उष्मा बजट। उष्मा बजट का मतलब है जिस प्रकार से हमारा बजट होता है, पैसे के लेन देन का बजट होता है, कितना हमने खर्च किया, कितना आमदनी हुई, वो बिल्कुल हम नेट रखते हैं। तो उसी प्रकार का वायुमंडल में भी सूर्य जो विकिरण है उसका अपना एक बजट है जिसे हम उष्मा बजट कहते हैं, हीट बजट कहते हैं। उसके अंतर्गत समझने के लिए हम ये लेते हैं कि कुल जो सोलर रेडिएशन है वो 100 यूनिट पृथ्वी की तरफ चलता है। इस 100 यूनिट से 30 यूनिट जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है वायुमंडल से ही और स्कैटर हो जाता है 30 यूनिट। फिर 3 यूनिट जो है वो ओजोन अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। 17 यूनिट जो है वो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये कुल हो गया 30 और 20 50, तो बचा 50। वो 50 धरातल तक पहुंचता है। ये 50 यूनिट हमारे धरातल पे पहुंच गया। अब हमारे पास 17 ऑलरेडी वायुमंडल में है, 3 ऑलरेडी वायुमंडल में है। फिर इसमें से 7 यूनिट जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन, जो संवहन और संघनन की जो क्रियाएं हैं उनसे वायुमंडल में प्राप्त होता है। इसके अलावा 23 यूनिट है वो जो जलवाष्प की गुप्त उष्मा है
उसके द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है, और 8 यूनिट जो है वो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो अपने वायुमंडल में ऑब्जर्व करती हैं। तो ये कुल हो गया 58 यूनिट। 30 यूनिट पहले जा चुका, ये 58 यूनिट यहां से जाएगा, ये सबको मिला के, इन सबको मिला के, और 58 यूनिट हो गया, ये यहां से चला जाएगा, 30 पहले से जा चुका, बचा 12 जो है वो 12 यूनिट जो हैं वो रेडिएशन से, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है धरातल से टकरा के वो सीधा एटमॉस्फेयर में जाता है, ये 12 यूनिट। तो टोटल जो 100 यूनिट आई थी, 30, 58 और 12, ये 100 यूनिट वापस आउटगोइंग रेडिएशन के रूप में स्पेस में लौट जाती हैं। यानी 100 यूनिट आई और 100 यूनिट वापस गई। इसे हम कहते हैं ऊष्मा बजट। ये एक बजट के रूप में से देखा गया कि जितना विकिरण सूर्य से आया उतना ही विकिरण वापस स्पेस में लौट गया। नो नेट गेन, नो नेट लॉस। इस प्रकार से हम ऊष्मा बजट को देखते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। निवेदन है कि आप सभी अपने साथियों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी को इससे फायदा हो। थैंक यू।